Welcome to Yogiram Podcast. Today we have pleasure of hosting Pavan Rawatji, an experienced lawyer and psychological counselor. With over 20 years of experience, Pavanji's initiative, Idisha, aims to find solution to family problems from a psychological perspective. His goal is to resolve dispute peacefully and eliminate difference between parties. Pavanji's believe that psychological guidance not only improves relationship but also save both time and money. वेरी वार्म वेलकम पवन सर, आपका एक बार फिर योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. धन्यवाद. मूविंग टू द टुडेज टॉपिक एंड एन इम्पोर्टेंट वन. युवाओं में आजकल ऐसा देखा जाता है कि एक शादी का डर है या बहुत बार वो लेट एज की, जब मैं बात करूं एज वाइज, वो बहुत लेट शादियां कर रहे हैं. दे आर मोर फोकस इनटू द कैरियर और उस वजह से एक जो एज जो आती है वो थोड़ा सा एक लेट एज में आती है, अर्ली 35 या 40. सर इसके बारे में सर आज का पॉडकास्ट से चालू करते हैं. सर प्लीज सर डिटेल में सर इसके बारे में बताइए. देखिए, वैसे शादी की जो उम्र है वो प्रकृति ने भी तय कर रखी है और हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें भी शादी के लिए एक तय उम्र तय की गई है, जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल. एक समय था जब बाल विवाह भी होते थे, उनके कुछ अच्छे परिणाम भी होते थे और कुछ दुखद भी होते थे. और जब कानून व्यवस्था बनी तो एक उम्र तय की गई जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल. लेकिन देखा जाए तो शायद ही 18 और 21 की उम्र में आज शादियां हो रही हों. ये शादियां 30 से और 40 के बीच में जाकर के हो रही हैं. लेकिन अभी कुछ सालों में युवाओं के अंदर शादी को लेकर के जो डर दिखाई दे रहा है या जैसे केसेस हमारे पास आते हैं, उससे एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि एक युवा शादी करने से डर रहा है. अब इसके कई कारण हैं. कारणों की अगर हम बात करें तो आज का युवा आर्थिक रूप से संपन्न है, क्योंकि शादी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो भी व्यवस्थित तरीके से पूर्ति के लिए की जाती है या ये एक संस्कार है. लेकिन जब युवाओं की अपनी कुछ आवश्यकताएं बिना शादी के ही पूरी हो रही हों तो वे शादी की तरफ जल्दी नहीं बढ़ पाते. ह्यूमन नेचर है कि उसकी जरूरतें अगर इधर उधर से पूरी हो रही हों तो फिर वो प्रॉपर वे में शादी के बारे में नहीं सोचता या फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आज की स्थिति युवाओं के साथ कुछ ऐसी ही है कि उनकी जरूरतें कहीं ना कहीं से पूरी हो रही हैं तो वो शादी की तरफ या उसके बारे में कम सोचते हैं. दूसरा कारण यह है कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने करियर को लेकर के गंभीर हैं, जिसकी वजह से वे शादी के बारे में थोड़ा लेट सोचते हैं या उन्होंने पहले तय कर रखा है. तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आज युवा अपने आसपास की शादियों को देख रहा है और वहां से उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि शादी के बाद क्या स्थितियां हो रही हैं. शायद ही उनके आसपास ऐसे लोग मौजूद हों जो शादी के बाद एक जिम्मेदारी महसूस ना करते हों, क्योंकि जैसे ही शादी की बात आती है तो उन्हें एक जिम्मेदारी को लेकर के एक डर बना रहता है. क्योंकि जब युवा जब शादी के बंधन में बनता है तो वो अपने आप को बाउंडेशन में पाता है. उसको लगता है कि अब शादी के बाद मैं बाउंड हो जाऊंगा और अब मुझे टाइम से घर आना होगा, समय समय पर सारी आर्थिक व्यवस्थाओं को मुझे देखना होगा. तो वो इन चीजों से डर जाता है और उसे लगता है कि अब मेरी जो स्वतंत्रता है या जो भी मेरे दोस्त हैं, बाहर की दुनिया है, वो शायद मुझे छोड़नी पड़ जाएगी. तो ऐसा कुछ एक डर, फोबिया आज के युवाओं में बना हुआ है. इसके अलावा उनके आसपास की जैसे शादियां जैसी चल रही हैं, मान लीजिए कोई युवा किसी कंपनी में काम करता है अपने कार्यस्थल पर, शायद हो सकता है कि वहां पर कुछ शादियां ऐसी हों जिसमें तलाक की प्रक्रिया चल रही है और वो शादीशुदा जोड़ों को देख रहा है कि वो कितने मेंटल उनकी हेल्थ प्रभावित हो रही है. तो उनको लग रहा है कि ये शादी करना ठीक नहीं है. तो इस वजह से ज्यादातर युवा शादी से डर रहे हैं. इसके अलावा एक सही साथी का चयन, शादी के लिए एक लड़का या एक लड़की जब लड़के के बारे में सोचती है या लड़का लड़की के बारे में सोचता है तो वो दो तरीके से सोचता है. एक वो जिस संस्कृति में रह रहा है, दूसरा जिस संस्कृति के साथ वो जुड़ गया है. तो हमारे देश में दो तरह की संस्कृति है, जिसमें कि पश्चिमी संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति. क्योंकि युवाओं का जो पेरेंटिंग हुई वो दोनों तरह की संस्कृति को लेकर के हुई, तो उसकी सोच शादी को लेकर के भी दो तरह की है. एक तरफ वो वेस्टर्न कल्चर को लेकर के सोचते हैं, एक तरफ वो भारतीय संस्कृति को लेकर के सोचते हैं. अगर मैं ये कहूं कि कोई लड़का जब अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढता है तो उसे एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो
एक्ट्रेस की तरह दिखती हो, हीरोइन की तरह दिखती हो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो फिर उसको ये नजर आता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ जैसी हो। तो ये दो तरह की विचारधारा उनके साथ चल रही है। जब वो पार्टनर के रूप में, पत्नी के रूप में कोई जीवन साथी चुनने की बात करते हैं तो फिर वो भारतीय संस्कृति या फिर अपनी माँ जैसी ही पत्नी ढूंढने की कोशिश करता है, और दुर्भाग्य से उसके आसपास ऐसा वातावरण नहीं बन पाता जिससे कि वो जान पाए कि मेरे लिए कौन शादी के लायक है या नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो युवाओं के लिए समस्या पैदा कर रही है, और वो शादी का डिसीजन बहुत देरी से ले रहे हैं, या फिर गलती से अगर उन्होंने शादी की है और जबरदस्ती की है या सामाजिक दबाव की वजह से की है तो वो शादियां प्रभावित हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि आज का युवा शादी का एक डर बना हुआ है। सर, इसी से कनेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। लॉयर हो गए, एडवोकेट हो गए या काउंसलर हो गए, सर इन लोगों की क्या भूमिका है, क्या अहम भूमिका है, और आप सब लोग कैसे जो है यूथ को कैसे आप सहायता कर रहे हैं, कैसे गाइडेंस दे रहे हैं, कैसे उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सर इसके बारे में बताएं। देखिए, पिछले 5 साल से ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जिसमें एक युवा अपनी शादी को लेकर के कंफ्यूजन वाली स्थिति में, जिसमें कि पहले से बनाए हुए रिश्ते या उसी रिश्ते में रह करके उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इसके साथ शादी करूंगा। तो पहले तो चूंकि मैं बता चुका हूं, मैं एक वकील हूं, तो तलाक के ही मामले आते थे, लेकिन आज लोग काउंसलिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो शादी से पहले जो हमारा एक विशेष जो प्रोग्राम है जिसका नाम है प्री मैरिज काउंसलिंग, वो हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होते हैं और युवा जो बच्चे होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो मान करके चलिए कि एक ऐसा लड़का जो रिलेशनशिप में नहीं है और उसके शादी का एक डर बना हुआ है, तो उसके साथ क्या चीजें होती हैं, तो उसके साथ हम किस तरीके का बिहेव करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान करके चलिए कि कोई एक ऐसा लड़का है जो शादी नहीं करना चाह रहा है और उसका कोई पास्ट में रिलेशनशिप भी नहीं है, तो पहली चीज यहाँ ये है कि वो शादी से पूरी होने वाली आवश्यकताएं शायद उसमें मौजूद ना हो, क्योंकि 18 की उम्र या 21 की उम्र जो रखी गई है वो नेचुरल वे में रखी गई है, क्योंकि इस एज में ये माना जा सकता है कि दोनों ही शारीरिक रूप से परिपक्व हैं, उनकी जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो भी अपने चरम स्तर पर होती है। तो एक कारण ये है जिसकी वजह से अगर किसी की कोई आवश्यकताएं प्रभावित नहीं हो रही तो कभी कभी युवा शादी का डिसीजन लेने में कतराते हैं। अगर मान करके चलिए कोई एक युवा है जो अच्छी जॉब कर रहा है और उसकी उम्र 38 साल हो गई है और उसका एक पास्ट में रिलेशनशिप है जिसकी एज 32 है, और वो बार बार उसको शादी के लिए बोल रही है और वो डर रहा है, उसके दिमाग में एक फोबिया है। तो ये वाला जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी एक युवा पहले से ही रिश्ते में है, यानी कि उसकी कुछ आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, और वो आवश्यकताएं जब तक पूरी हो रही हैं लेकिन वो शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो पहली चीज ये है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है क्योंकि एक अच्छे बैंक में वो जॉब कर रहा है। दूसरा, उसका जो रिलेशनशिप है पहले से, वहां से उसकी जो इस उम्र में जो सबसे ज्यादा हमारी जरूरतें प्रभावित होती हैं वो अगर पूरी हो रही हैं तो वो शादी के डिसीजन को टालता है। अब बात आती है कि इस केस में हम उनके साथ कैसे डील करें। देखिए, जब एक बढ़ती उम्र का बच्चा हमारे पास आता है तो उसको शादी के बारे में बताया जाता है, उस पर शादी से होने वाले जो फायदे या जो भी वो दिमाग में उसके नुकसान बने हुए हैं उनको निकाला जाता है और पॉजिटिव वे में उसके दिमाग में वो सारी चीजें डाली जाती हैं। जैसे कि 38 की उम्र में अगर वो शादी करता है तो क्या सही समय है, क्या वो शादी करेगा तो उसको जो बच्चे हैं वो उसके पास होंगे या नहीं होंगे, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिस पे कि उनको एक सकारात्मक तरीके से उनके सामने चीजों को रखा जाता है, खास करके वे चीजें जो माँ बाप रख ही नहीं सकते। शायद ही हमारे देश में माँ बाप किसी बच्चे से उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी मानसिक जरूरतों के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही टैबू की तरह देखी जाती हैं, और शादी का डिसीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज का युवा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अगर वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में है तो ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि कम से कम वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, यानी कि वो उस चीज के बारे में पूरी गहराई के साथ जानना चाहता है। अगर उसको सही मार्गदर्शन मिले तो ऐसा नहीं है कि वो शादी ना करेगा। तो तमाम केसेस में हमारी प्री मैरिज काउंसलिंग ज्यादातर सफल हुई, क्योंकि युवाओं को कन्वे करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम स्पष्टता के साथ चीजें नहीं रखेंगे, हम अभी जो बातें रखते हैं उसमें एक सामाजिक दबाव होता है जिस वजह से हम किसी
चीज को जो कि बुरी दिखने वाली है उसको एक व्यवस्थित तरीके में दिखाते हैं। जैसे कि प्रेम को हमने सुंदर बनाया, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे शादी हो या प्रेम हो, इनको हमने एक सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लेकिन स्पष्टता क्या है? अगर शादी है तो शादी का मतलब ये है कि हम अपनी कुछ ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं जिन्हें हम व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं। शादी का कॉन्सेप्ट ही ये है। ऐसा ही कुछ विधि का शासन भी है। अगर स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो वहां पे मनमाना व्यवहार हो सकता है, इसीलिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ी, यानी कि जो भी चीज हो वो सीमित दायरे में हो, व्यवस्थित तरीके से हो। क्योंकि हम इंसानों ने मान लीजिए आज टेक्नोलॉजी का निर्माण किया तो ठीक है, लेकिन हमने इससे पहले परिवार भी बनाया, शादी का कॉन्सेप्ट भी बनाया। ये हम इंसानों की भलाई के लिए है, ताकि हमारी भावनात्मक जरूरतें, शारीरिक जरूरतें या सामाजिक जरूरतें एक व्यवस्थित तरीके से चले। तो शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो युवाओं के सामने सही तरीके से जब हम रखते हैं तो वो समझते हैं कि शादी क्या है। आज बहुत जगह पे मैं कभी कभी सोशल मीडिया पर देखता हूँ, बेवजह ये खबर वायरल हो रही है कि आज का युवा शादी नहीं करना चाहता। कई लोग परसेंटेज भी बता देते हैं कि भविष्य में 15 साल बाद क्या होगा, शादियां नहीं होंगी। तो ये नकारात्मक विचार हैं। हम इंसानों ने जैसे टेक्नोलॉजी आज अपनी खुद की सुविधा के लिए बनाई, हमने परिवार और शादी भी अपनी खुशहाली के लिए बनाई। अगर किसी ऐसे इंसान से आप मिलें जो कि अकेलापन महसूस करता हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में कोई रिश्ते नहीं है, वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। और अगर हम इसे पूरे रूप में देखें तो ये मानवता की भलाई के लिए है। मानवता में प्रेम आता है, परिवार आता है, शादी आता है, रिश्ते आते हैं। हमने एक मानवता का एक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें ये सारी चीजें शामिल है, जिसमें परिवार और शादी। तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए शादी और परिवार एक महत्वपूर्ण चीज है। और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हम जिन्हें पूछते हैं, हमारे जो श्री राम, हमारे जो भगवान हैं, उनका भी अपना एक परिवार था और वो ही एक आदर्श परिवार कहलाता है। आज घर परिवारों में एक तस्वीर मिलेगी आपको, अगर परिवार की बात करें तो शिव परिवार और राम परिवार की तस्वीरें आपको मिलेंगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जाएंगे, जब शादियां होती हैं तो जब वो बारात वापस जाती है दुल्हन को लेके, तो लड़की वाले एक राम परिवार और शिव परिवार की तस्वीरें भेंट करते हैं। शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जो पूजनीय जो बुजुर्ग रहे उन्होंने बनाया। हमने टेक्नोलॉजी बनाई जिससे हम शायद अलग ही जीवन जी रहे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने जो चीजें बनाई वो हमेशा के लिए हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो आम इंसानों का नहीं था, वो ईश्वर का भी था। तो आज अगर कोई शादी या परिवार के बारे में कोई नकारात्मक बातें बोली जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं, तो ये तो होना था, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसे साधन मौजूद नहीं थे। हमारी संस्कृति में किसी नकारात्मक विचार को साझा करना भी मना है, क्योंकि नकारात्मकता को जितना आप साझा करेंगे वो बढ़ती जाएगी और वो अपना एक बड़ा रूप ले सकती है। कहने का मतलब ये है कि परिवार का जो कॉन्सेप्ट है या शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी संस्कृति और हमारे बुजुर्गों की देन है। तो इसको हम युवाओं के सामने एक प्रॉपर और स्पष्टता के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो शादी और रिश्ते और परिवार की अहमियत को समझे। जैसा सर आपने भी बताया कि यस, एक ऐसा भी नैरेटिव है या एक ये भी है कि बहुत बार युवाओं को लगता है कि शादी करना जरूरी नहीं है या सभी को करना जरूरी नहीं है। सो सर इस नैरेटिव के बारे में भी, इस बारे में भी ये जो है ये भी आपके पास ऐसे आते होंगे, युवा आते होंगे, तो सर उनको आप कैसे एड्रेस करते हैं, उनको आप कैसे गाइड करते हैं सर? देखिए, प्री मैरिज काउंसलिंग जो हमारा कार्यक्रम है वो उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो यही हैं कि क्या शादी सबके लिए जरूरी है? अगर डर है या सामाजिक डर है या आपका मन कर रहा है, जैसे कि हमारे देश में एक कहावत है कि शादी का लड्डू खाए तो पछताए, नहीं खाए तो भी पछताए। अब ये छोटी मोटी कहावत नहीं है, किसी चीज के बारे में है कि मन भी करता है और नहीं भी करता है, खा लेते हैं तो भी समस्या है, नहीं खाते हैं तो भी समस्या है। तो शादी जरूरी नहीं है कि सबके लिए महत्वपूर्ण हो। अगर हम अपने देश की स्थिति देखें तो हमारी जनसंख्या जो है वर्ल्ड में सबसे आगे हैं हम, क्योंकि शादी का परिणाम बच्चे होते हैं। कोई भी शादी अगर है की है तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो अपना एक परिवार बनाएगा जिसमें पति पत्नी और बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप। ये एक साइकिल है। अगर कोई इंसान पैदा होता है तो उसके माँ बाप होंगे, ये तय है। हमने जो अभी जो व्यवस्था बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप होंगे, पिता हो ना हो लेकिन माँ होगी। तो परिवार की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बड़ा तब होता है जब उसके माँ बाप उसका सहयोग करते हैं। उस सहयोग में उसको उसकी भावनात्मक जरूरतें और उसकी शारीरिक जरूरतें और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसकी परवरिश की जाती है और उसी से ये साइकिल आगे
होता है। अगर कोई इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, तो माँ बाप उसकी देखभाल करते हैं, उसको एक अच्छा जीवन बनाने के लिए उसको बड़ा करते हैं। फिर वही बच्चा उन बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करता है, जैसे बचपन से उसके बुजुर्ग माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया या उसको बड़ा किया। तो ये एक साइकिल है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हमने अपने जीवन को चलाने के लिए एक परिवार जैसी कॉन्सेप्ट तैयार किया। अगर हम जानवरों की बात करें तो वो भी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास ये बुद्धि नहीं है, तो वो इन चीजों को ऐसे नहीं कर पाते। लेकिन नेचुरल वे में हमने ज्यादातर अगर देखा हो जानवरों को, एक माँ अपने बच्चे को 6 से 1 साल तक अपने नजदीक रख पाती है। ये नेचुरल वे में होता है, क्योंकि वो उसका लगाव सबसे नजदीक का होता है। तो माँ की बात करें तो ये जानवरों में भी मिलेगा, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। तो हम इंसान हैं, तो हमने इस चीज को परिवार के रूप में बनाने की कोशिश की, जिससे कि हमारा जीवन एक प्रॉपर वे में चल पाए। बच्चा पैदा होगा, उसको बड़ा करना है, उसको शिक्षित करना है, ताकि हमारा एक खुशहाल समाज बने। खुशहाल समाज बने तो एक खुशहाल देश बने। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल अभी बीच में टूट रहा है। मनोविज्ञान के हिसाब से या हमारी संस्कृति के हिसाब से घर के अंदर 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, लेकिन हम पिछले टाइम से देख रहे हैं कि एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी जो है वो हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मानव मनोविज्ञान के हिसाब से अगर घर के अंदर 2 बच्चे होते हैं, वो पलते बढ़ते हैं, तो उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, जो कि उनके रिश्ते में और आगे के जीवन में लाभदायक। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मानवता के लिए एक मैंडेटरी एजुकेशन है। मैं इस पे एक अलग से कभी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते, शादी, परिवार के लिए जरूरी है कि हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जो रिलेट करती हुई जो एजुकेशन है वो आनी चाहिए। राइट। तो शादी करना सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसकी जरूरतें खुद पर हावी नहीं है और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करके करना चाहते हैं, उनके लिए शादी करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि ये शादी का जो कॉन्सेप्ट है, वाकई इसमें एक पूरी तरह से जिम्मेदारी आती ही आती है, क्योंकि शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों का जो परवरिश है, उसका जो लक्ष्य होता है या उसका जो समय होता है, वो 18 साल का होता है। और इस 18 साल में पति और पत्नी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए उन बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होती है और आप भी जानते हैं कि अगर परवरिश सही नहीं हो तो जरूरी नहीं कि कोई सभ्य नागरिक बने, हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा अपराधी बन जाए। तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो कम से कम 18 साल का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि बच्चों की परवरिश को लेकर के सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम 30 साल पुरानी बात करें तो बच्चों की परवरिश कुछ जाने अनजाने हुई और उससे रिश्ते भी प्रभावित हुए हैं, और बच्चों के अंदर ये डर भी है कि उनके बुजुर्गों की शादियां कैसी चल रही हैं। तो शादियों को लेकर के युवाओं में जो डर है या फिर उनके साथ कैसे डील करना है, तो वहां पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। उसको शादी और परिवार के बारे में जैसा हमने सोच करके इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, उसके आधार पता होने चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किस लिए है। तो हम यही चीजें उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसी से कनेक्टेड मैं एक सवाल लेना चाहूंगा एंड यस, मैं चाहूंगा कि आप उसको बहुत ब्रीफ से बताएं। एंड यस, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये लोगों के लिए पूछना, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसका सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों पक्षों के बारे में जानना। सो मैं जब भारत की बात करूं तो भारत में परिवार या शादी की समस्याएं जो हैं, उसका बेसिक बुनियादी कारण क्या क्या है एंड क्या क्या उनके सॉल्यूशंस होते हैं, या किस तरीके से आप उनको गाइडेंस देते हैं, आंसर आउट करते हैं। सर, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में सर बताइए। हमारा जो देश है वो बाकी के पूरे विश्व में सबसे अलग है। यहाँ की संस्कृति इसको अलग बनाती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज बहुत सारे देश हैं जो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमने पिछले 100 सालों में अपनी संस्कृति को टूटते हुए देखा। किसी देश की संस्कृति परिवार, शादी, रिश्ते, हर चीज को प्रभावित करती है। अगर हम वेस्टर्न संस्कृति की बात करें और भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब किसी देश की संस्कृति और किसी अन्य देश की संस्कृति शामिल होकर के जब हम उसको फॉलो करते हैं, तो वहां पर ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं, खास करके शादी और परिवार को, क्योंकि जो संस्कृतियां हैं वो पूरे परिवार का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ 30 त्योहार बनाए जाते हैं तो उसमें पूरा परिवार शामिल होता है, और फिर परिवार से एक समाज बनता है, और समाज से फिर पूरा एक देश बनता है। तो मैं या आपने जो क्वेश्चन किया कि इसका बेसिक यानी कि बुनियादी कारण, तो हमारे देश की जो स्थिति है
आज वो पिछले 100 सालों में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। नहीं तो इस देश की जो संस्कृति थी वो परिवार और शादी, जैसा कि इसको हमने रिलेट किया राम परिवार से या शिव परिवार से, तो ये इसको समझना और प्रॉपर वे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चीज तो नष्ट हुई है। अगर मान लीजिए हमारे देश पर बहुत सारे लोगों का राज रहा, आक्रमण हुए, तो वो अलग अलग संस्कृति से, अगर मुगलों ने यहाँ राज किया तो आप सोच करके देखिए कि देश में क्या क्या चीजें हुई होंगी, आपकी संस्कृति कैसे मतलब पूरी तरह से बिखरी होगी, टूटी होगी देखते देखते। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने काफी कोशिश करके अब तक इसको संभाल के रखा, टूटा फूटा। और ये कारण है क्योंकि प्रॉपर वे में हमारे पास अपनी संस्कृति के बारे में प्रॉपर वे में एक स्पष्टता भी नहीं है कि कोई उसको स्पष्टता के साथ बता पाए। ये अच्छा है कि आज सोशल मीडिया, इंटरनेट है, तो उसके माध्यम से लोगों के पास अपनी संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण चीजें स्पष्टता के साथ पहुंच रही हैं। तो संस्कृति, हमारे देश की जो संस्कृति है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान नहीं है। केवल एक लाइन में कह देना कि उन्होंने आक्रमण किया, फिर अंग्रेज आ गए, बस इतना काफी नहीं है। इसको समझाना पड़ेगा कि कैसे हमारी संस्कृति टूटी है, बिखरी है। तो वहां पे सबसे ज्यादा असर जो हुआ वो परिवारों पर, तो इसको समझ पाना भी जरूरी है कि मानवता के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ चीजें बनाई थी जो रिलेट करती है किसको, परिवार को, शादी को। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शादी और परिवार का जो कॉन्सेप्ट, अगर हम जिन्हें पूछते हैं, समझते हैं, रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर उसका एक थोड़ा सा अंश अगर इधर मौजूद हो तो कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक सबसे बड़ा बेसिक कारण यही है कि हमारी जो संस्कृति है वो बिखरी है, टूटी है, टूटी फूटी सी हमारे पास है। फिर भी आज का युवा उसको जानने की कोशिश कर रहा है और कुछ सकारात्मक चीजें दिखाई दे रही हैं। आज का जो समय है वो संस्कृति के पुनः निर्माण का हो सकता है। तो हर युग में संस्कृतियां बनती हैं। हो सकता है कि ये अभी का जो समय है इसमें कुछ संस्कृतियां बन रही हैं। जैसे कि 30 साल पहले प्रेम विवाह नहीं होते थे तो बगावत होती थी। फिर धीरे धीरे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक संस्कृति बन गया कि हाँ, हमारे बच्चे अपनी मनपसंद से शादी कर सकते हैं। तो ये एक नई संस्कृति बनी, ये कल्चर बना। अब ये आगे फॉलो होगा। तो पहले एक अलग संस्कृति बनी, तो इसमें फेरबदल किया जा सकता है, खास करके मानवता की भलाई के लिए। तो ये शादी का एक सबसे बुनियादी कारण है इस देश में। यहाँ वैवाहिक संस्कार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसको किया जाता है तो आपने देखा होगा कि कैसे एक समारोह के रूप में किया जाता है। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है ये। सिर्फ विवाह एक दिखावा तरह का दिखता है, चाहे शादी के 10 दिन बाद स्थिति कुछ भी हो। आप समझ पा रहे हैं? तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जो चीज बनाई वो उसके सही रूप में अगर आज हम नहीं अपना पाते हैं तो उसके कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण वो है बच्चों की परवरिश। ये बेसिक बुनियादी कारण है। अभी जो बाहर जो रिश्तों, परिवार, शादी को लेकर के चीजें हो रही हैं वो इससे विपरीत हो सकती है। लोगों को एकदम से बिलीव करना और मुश्किल होगा, लेकिन ये स्पष्टता है। तो दूसरी चीज है बच्चों की परवरिश। जैसा कि 100 सालों में जिस तरीके से हमारी संस्कृति प्रभावित हुई, तो मैंने बोला कि परिवार प्रभावित कैसे हुए कि बच्चों की जो परवरिश थी वो कॉन्शियसली नहीं हुई। कॉन्शियसली जो पेरेंटिंग होती है जिसमें कि बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के होती है, जैसे कि किसी की मानसिक जरूरतें हैं तो वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो शिक्षा है उसका होना जरूरी है। तो वहां से अगर हम अपने बुजुर्गों को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं? जैसे कहा जाता है कि ईश्वर का अंश हम सब में मौजूद है। अब वो अंश का मतलब यही हुआ ना कि जैसे कि कोई एप्पल है, अगर हम 2 टुकड़े करते हैं तो दोनों में वही क्वालिटी, तो वो क्वालिटी क्या, वो चीज, वो अंश दिखाई देता है। अगर हम अपने परिवारों की बच्चों की परवरिश की बात करें तो हमारे बुजुर्गों को बच्चों की परवरिश आती ही नहीं। अब तक जो बच्चे पैदा हुए, लोगों को पता भी नहीं होता कि बच्चा कब पैदा होने वाला है, अचानक से पता चलता है। तो ये कोई प्लानिंग के साथ नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। एक महिला माँ बनती है, अचानक से पता चलता है, और फिर उसकी जो पेरेंटिंग है, परवरिश है, वो कोइंसिडेंटली चल रही होती है, जाने अनजाने चल रही होती है। कुछ परिवार हो सकते हैं, कुछ पति पत्नी हो सकते हैं जो पेरेंटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों की बात करें तो उन्होंने तो कोई कॉन्शियसली पेरेंटिंग की ही नहीं। बच्चे भी जाने अनजाने पैदा हुए, 4, 5, 10, आपको अगर 30-40 साल पहले जाएं तो ऐसा ही परिवार मिलेगा। तो देश की संस्कृति बिखर रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है वो इंडियंस के लिए है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम किसी और को शामिल नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। भले ही हमने संस्कृति को फॉलो किया, लेकिन
हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, तो हमें इसी चीजों पे गौर करना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ बना डाला है, बस हम उसको प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे। तो बच्चों की जो परवरिश अगर कॉन्शियसली नहीं हुई, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो 75 के बाद के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में स्क्रीन आई 1975 के बाद स्क्रीन आई, और अब उन बच्चों की जो बाहर का वातावरण था वो बदला। इस स्क्रीन की वजह से जो चीजें हुई हैं हम बात करेंगे, लेकिन ये स्क्रीन ने हमारे देश को पूरी तरह से बदल डाला। जो चीज पर्दे पर दिखती थी वो चीज हमारे युवाओं के दिमाग में बनी रही। अगर हम पुराने वही 75 से और 90 के बीच के युवाओं की बात करें तो उनकी शादियां बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उस समय का जो समय था वो स्क्रीन का समय था। कुछ चीजें अधूरी रह गई, और जो मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं अगर वो अधूरी रहती हैं तो वो पूरी उम्र भर परेशान करती हैं। तो वही कुछ चल रहा है जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो पेरेंटिंग सही तरह से नहीं हुई, तो इस वजह से भी शादियां और परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जरूरत थी कि बच्चों की परवरिश कॉन्शियसली हो, तो शायद आज हमारे देश में एक नया भविष्य देखने को मिलता। अगर आप 50 साल पीछे जाएंगे तो भविष्य जो तैयार हुए वो रिपीट हुए हैं, उनमें कोई ज्यादा कोई अच्छी पॉजिटिव चीजें देखने को नहीं मिली। जैसे कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, इस तरीके की जो भविष्य तैयार हुआ। 50 साल पहले वाले पिता थे वो थोड़े वैसे थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो बच्चों को जन्म दिया वो उनसे भी आगे थे। तो 50 साल में देखो तो कोई पॉसिबिलिटीज, कोई बड़ी चीजें नजर ही नहीं आ रही। पॉसिबिलिटीज से मतलब जैसे कि विवेकानंद जैसे लोग या सुभाष चंद्र जैसे लोग जो हमारे देश में होते थे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक बुनियादी कारण है परवरिश। ये पूरा एक टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे कोई एक ये कह रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने बच्चों की परवरिश करना आया ही नहीं या वो जानते ही नहीं थे। ये कहना भी एक सबके सामने मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कहना चुनौतीपूर्ण भी होगा, लेकिन ये सच है। हम इस पे अलग से बात कर सकते हैं कि हमारे देश में बच्चों की पेरेंटिंग अनकॉन्शियसली हुई, जाने अनजाने हुई। हम इसको किसी को दोष नहीं दे रहे, हमारे देश की स्थितियां ऐसी रही, हमारे बुजुर्गों के आसपास की स्थितियां ऐसी रही, ये ऐसे कारण थे। हम कुछ सकारात्मक डिस्कस करना चाहते हैं, हम कहीं पे भी नकारात्मकता नहीं लाना चाहते कि हम किसी को दोष दें। जैसा देश स्थितियों में होता है, जैसा परिवार स्थितियों में होता है, हम उसे वैसे ही चलाने की कोशिश करते हैं। और जब समस्याएं होती हैं तो मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है और सही डिसीजन नहीं ले पाते और हम इंसान गलती कर दे, तो हम इसमें किसी को दोष नहीं देंगे। तो ये 2 कारण हुए। देखिए, तीसरा कारण मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो स्क्रीन को लेकर के है, और 1975 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको लेकर के है। क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो 3 तरह की जनरेशन है। उसमें 75 से लेकर के जो लोग हैं वो लगभग शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनका अपना एक परिवार है। इनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें पति पत्नी, बुजुर्ग माँ बाप और एक से ज्यादा बच्चे, और इन्हीं लोगों को और इन्हीं परिवारों को हमें प्रायोरिटी देनी है। अगर हम इन परिवारों को बचा पाए जो ऐसी स्थिति में हैं, संघर्ष में है। और इसका एक बुनियादी कारण जो है वो है 1975 के बाद की जो स्क्रीन की जो दुनिया हमारे देश में आई। वो हमारे यहाँ पहले जो फिल्में बनती थी उसमें राजा हरिश्चंद्र और अपने संस्कृति को लेकर की चीजें होती थी। फिर पता नहीं कहां से कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हुई जो युवाओं के मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाली थी। आज की जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो 1975 के बाद पैदा हुए बच्चे या फिर आज की जनरेशन, उन पे भी गहरा प्रभाव डाल रही है। क्योंकि अब स्क्रीन और ज्यादा हमारे सामने। पहले एक बच्चा फिल्म देखने जाता था तो बहुत चोरी छुपे जाता था, उसे बहुत एक फिल्म देखने के लिए मेहनत करनी होती थी। कुछ बच्चे फिल्में देखने के लिए घर से पैसे चुरा करके भी फिल्में देखते थे, और वो 3 घंटे की फिल्म उस बच्चे को कितना प्रभावित कर सकती है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। हमारे देश में फिल्मों में अगर गब्बर है तो वो आपको बाहर की दुनिया में भी मिल जाएंगे। शोले फिल्म आई तो जय वीरू आपको और भी बाहर की दुनिया में मिल जाएंगे। ये एक पहला प्रभाव मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि लोग 3 घंटे की फिल्म देख करके उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इसको गंभीरता से सुनना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि कैसे किसी इंसान का मनोविज्ञान स्क्रीन से प्रभावित होता है। तो मनोविज्ञान से रिलेट करते हुए जो परिवर्तन हम इंसानों में होते हैं वो छुपे हो अंदर के हो, हम हर किसी से इनको साझा नहीं कर पाते। तो 1975 के बाद जब स्क्रीन का हिस्सा ये युवा बने तो उनको वहां से ऐसी चीजें मिली जो पूरी हो ही नहीं सकती थी। जो पर्दे पे वो देखते थे वो सिर्फ ख्यालों में रहती थी। जो उन्होंने स्क्रीन पे देखा बस वैसी धारणाएं उनके दिमाग में बनी। जैसे कि फिल्मों में कभी एक सीन आता था कि हस्बैंड घर पे अकेला है, पत्नी अचानक से आई और किसी महिला की साड़ी या उसके कपड़े वहां देखे
तो उसमें बिजली कड़कती थी। इसका मतलब ये है कि पति ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका जीवन लुट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, मतलब उसका पति किसी और के साथ। ये एक सोच गहराई के साथ आज पति को अगर पता चलता है तो हमारे देश में ऐसी घटनाओं पर मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। यानी कि ऐसी स्थिति में डील करना नहीं आता, हमारा मनोविज्ञान बिगड़ जाता है। और ये आज की स्थिति ऐसी है, ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन का जो प्रभाव है वो इतना गहरा था कि हमारे देश में प्रेम विवाह स्टार्ट उन्होंने स्क्रीन पे देखा। और जिनका मनोविज्ञान बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ही लव मैरिज कर रही थी, कुछ ही लोग करते थे जिनकी मानसिक जरूरतें या शारीरिक जरूरतें बहुत ज्यादा होती। तो स्क्रीन का जो प्रभाव था वो इतना गहरा था कि वो चीजें दिमाग में ही रही। तो ये जो 1975 से और अब तक के जो परिवार हैं वो पूरे उनकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, जिसमें बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी इसमें शामिल हैं जो काफी समय से। तो आज स्थितियां बदल रही हैं। अब आप सोच करके देखिए, आज से 40-50 साल या 30 साल पहले हमारे यहाँ अश्लील साहित्य मिलता ही नहीं था। और आज की स्थिति अगर देखें तो स्क्रीन सबके पास। आप सोच नहीं सकते कि आज की स्थिति क्या होगी सेक्सुअलिटी को लेकर। तो शादी से पहले के रिश्ते, शादी के बाद भी रिश्ते, यानी कि जरूरतों को पूरा करना। आज हम फिर से अव्यवस्थित तरीके पे आ गए। हमने जो शादी या परिवार जो बनाया था वो एक व्यवस्थित तरीका था, आज हम फिर से अव्यवस्थित हो गए। यानी कि हम अपनी जरूरतें, हमने जो साधन बनाया था, शादी जो संस्कार बनाया था, उससे अलग हट करके चीजें करने लगे, जो अपराध की श्रेणी में भी आती है और हमारे संस्कार, हमारे ग्रंथ और उनके विरुद्ध भी आती है। तो ये हमारी संस्कृति है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी बहुत पहले से, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ हॉस्टल में डाल दे, पत्नी कहाँ है पति कहाँ है हमें नहीं पता। हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारी संस्कृति कुछ और है, जिसको जानना जरूरी है। तो ये शादी और परिवार का कॉन्सेप्ट है, हम इसको आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको इतना जल्दी समझना कि एक ही पॉडकास्ट में इसको समझा जाए। लेकिन ये बेसिक कारण है हमारी संस्कृति से रिलेट करते हुए। आज लगभग 80% लोग, खास करके जिस 1975 के पैदा हुए लोगों की बात करूं, उनके पास अपना एक अनुभव है, उनके पास अच्छा खासा एक अनुभव है। अगर वो साझा करें और उसको वो सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें तो जो विकसित भारत वाला एक ड्रीम है वो शायद पूरा हो पाए। क्योंकि तब तक लोग साथ नहीं देंगे, नागरिक सब नहीं होंगे, तब तक तो ऐसा ड्रीम पूरा कैसे हो पाएगा। क्योंकि परिवार तो एक इकाई है, इकाई से ही देश बनता है। तो विकसित भारत के लिए जरूरी है कि परिवार और शादी को इग्नोर ना किया जाए, उस पे स्पष्टता के साथ काम किया जाए, खुल करके काम किया जाए। भले ही ये हमारे समाज में पहले से तय है कि हम पारिवारिक समस्याओं को, इन चीजों को शेयर नहीं करते, लेकिन हमें अपनी संस्कृति में कुछ तो बदलाव लाने ही पड़ेंगे ताकि लोग पूरी तरह से उसका हिस्सा बने। आज प्रेम विवाह के बारे में अगर 50% हाँ करते हैं तो 50% ना भी करते हैं। तो अगर सारे के सारे एक तरह से सोचें, जैसे हर घर में मंदिर है तो सभी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे करके संस्कृति आज बटी हुई है। तो किसी एक तरफ तो पहुंचे तो देश का कल्याण, तो ऐसा कुछ है। परिवार टूटने का या शादी का जो डर है उसमें बुनियादी कारण की बात हम कर रहे हैं काफी देर से। और इसका जो चौथा कारण है वो है जनरेशन गैप। अगर हम आज अपने देश को देखें तो लगभग 3 से 4 तरह की पीढ़ियां सरवाइव कर रही हैं, जिसमें 70-80 साल के बुजुर्ग, जिसमें 40 से लेके और 55 के बीच के जो लोग हैं, और 30 से और 40 के बीच में, फिर आपके 18 से लेके 25 की उम्र के बच्चे, 18 से नीचे के जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी नाबालिग हैं और उनका जो जीवन है वो माँ बाप के हाथ में है। 18 साल तक के ऊपर की जो जनरेशन है उनके पास पूरे राइट्स हैं, कानूनी रूप से सारे राइट्स हैं। वो चाहे जब शादी कर सकते हैं, जब चाहे शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा तो 4 तरह की जो पीढ़ियां हैं हमारे देश में, उनके बीच में तालमेल नहीं है। 70-80 साल का जो बुजुर्ग है वो पुरानी चीजों को लेकर के ही अपने जीवन को ढोता आ रहा है। इसके बाद की जो दूसरी जनरेशन है वो संघर्षों में रहा है, जो मैंने बताया आपको 1975 से 90 के, जो ये संघर्षों में है क्योंकि उसकी अपनी मानसिक जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई, वो उसको प्रभावित कर रही है। उसकी आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि इस बीच के जो लोग पैदा हुए तो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और इस तमाम चीजों की बलि वो चढ़ा। जैसा कि मैंने आपसे बात की है कि स्क्रीन का इस्तेमाल, तो इस समय के जो लोग पैदा हुए वो बटे हुए थे, वो जिस पद पे काम कर रहे थे प्रॉपर वे में कर ही नहीं रहे थे। और इस जनरेशन के ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं। हमारे देश में उस समय
सरकारी नौकरियों में थे ये लोग। इनका जो फैमिली स्ट्रक्चर भी अगर आज आप देखेंगे तो उनके पूरा अच्छा खासा परिवार है, आर्थिक रूप से समर्थ हैं, लेकिन अपनी मानसिक जरूरतों और बाकी की जरूरतों के प्रभावित होने से इनके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो ये वाली जो जनरेशन है, ये महत्वपूर्ण जनरेशन, जहाँ संघर्ष होते हैं, जिनके जीवन में संघर्ष होते हैं, उसके पास अनुभव बहुत ज्यादा हो। तो ये वाली जो जनरेशन है, इनके पास एक बहुत अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन बाकी की जो पीढ़ियां हैं उनके साथ तालमेल नहीं है, अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ और अपने बच्चों के साथ। इस वर्ग के जो लोग हैं वो लगभग ऐसे लोग हैं जो परिवार को साथ में चलने की बात करते हैं, परिवार को एक साथ लेकर के चलते, जिसमें उनके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं और उनकी पत्नी भी है और बच्चे भी। लेकिन जो सबसे बड़ा एक जो इसमें एक बाधा जो है वो ये है कि ऐसा मन में सोचना कि हम पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलें, तो वहां पर वो अपने परिवार की उपेक्षा कर रहे हैं, अपनी पत्नी की उपेक्षा कर। अगर पत्नी घर में है तो वहां पर इन-लॉज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन घर का जो मुखिया है वो पुरानी विचारधारा को लेकर के उसको चल रहा है। अब इस चीज को कैसे समझें आप? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि इस जनरेशन के जो लोग हैं वो अपने माँ बाप को महत्वपूर्ण समझते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनकी सेवा करे, और वहां पर अगर उसको कोई कमी नजर आती है तो वो उसका दोष अपनी पत्नी को देता है, यानी कि वो अपने खुद के परिवार की उपेक्षा कर। अगर देखा जाए तो उस परिवार में उसके पिता का जो परिवार है वो बच्चे हैं, उसके बच्चे और उसका परिवार, लेकिन अब उसके बेटे का जो परिवार है वो प्रभावित हो रहा है। तो जनरेशन जो गैप है वो तालमेल में नहीं है, विचारधाराओं के स्तर पे भी। और आज की जो जनरेशन की बात करें तो वो हर वो चीज समझते हैं, जानते हैं जो उनके बुजुर्ग भी नहीं जानते। अगर आज कोई 18 साल का बच्चा है और कोई 80 साल का बुजुर्ग है, तो उन दोनों में आज की जीवन को लेकर के, आज के देश की स्थितियों को लेकर के वो ज्यादा जागरूक वो बच्चा, जितना कि वो 80 साल पुराना बुजुर्ग नहीं है। क्योंकि हमें वर्तमान के हिसाब से जीना होता है। तो यहाँ लोग भूतकाल में भी जी रहे हैं, वर्तमान में भी जी रहे हैं, और कुछ भविष्य में भी जी रहे हैं, कुछ अतीत में भी जी रहे हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एक समस्या है। एक ही परिवार में अगर अतीत को लेकर के चल रहा है, एक भविष्य को लेकर के चल रहा है और एक वर्तमान को लेकर के चल रहा है, तो ये जनरेशन गैप बहुत बुरा है इस देश के लिए। इसको केवल ये कह देना कि जनरेशन गैप, जैसे बाकी लोग शायद ऐसी चर्चाएं करते हैं कि बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, नो, ये हर काल में होता है, हर समय में होगा। अगर 15 साल बाद देखें तो स्थितियां अलग होंगी, 20-25 साल बाद देखें तो स्थितियां अलग होंगी, हर जनरेशन में होगा। आज की जनरेशन जैसा कर रही है तो हो सकता है कि इस इंटेलिजेंसी, अगर आज लग रहा है कि इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये घातक भी हो सकती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया तो ये युग और लंबा चलेगा। नहीं तो हम पिछले दिनों अगर पीछे जाएं तो कई युग थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनरेशन गैप, अलग अलग समय का अलग अलग जनरेशन गैप होगा, लेकिन आज का जो जनरेशन गैप है ये पूरे देश को हिला रहा है। या तो वो बीच वाला जो सैंडविच पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि 3 पीढ़ियां हैं, तो बीच वाली जो पीढ़ी है 1975 वाली, वो खुलकर के सामने आए और समस्याओं को रखे। उन्होंने अपने जीवन का 40 साल 50 साल जो उन्होंने इस देश में महसूस किया है उसको सामने रखे, जैसा कि लोग कुछ कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आती तभी तो हमारे पास पहुंच रही हैं कि कैसी देश में समस्या है। अगर एक वकील आपके सामने चीजें रख रहा है, क्योंकि किसी की समस्या हमारे लिए गुप्त होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, हमने यही किया है 20-25 साल से, लेकिन आज लग रहा है कि हम चीजों को रखें ताकि बदलाव आए, ना कि कुछ नेगेटिविटी बढ़े। लेकिन बात करने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर अखबार में रोज ये न्यूज आ रही है कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी और उसमें 2 बच्चे भी थे, तो मानवता से जुड़ी हुई चीजें तो यहाँ नजर ही नहीं आ रही, यहाँ तो एक जानवर नजर आ रहा है। तो हमारी जो संस्कृति है वो यही है, मानवता, यानी कि हम भी जानवर हैं लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंसी है, हम उसका इस्तेमाल करें और जानवर वाली जो श्रेणी है उससे इधर आए। और इसीलिए विधि का शासन भी इसी वजह से था, क्योंकि अगर कोई जानवर जैसा व्यवहार करेगा तो वो अपराधी होगा, और वो अपराधी होगा तो उसको सुधारने का तरीका क्या होगा? हमारी कानून व्यवस्था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जनरेशन गैप है वो इस बार का ऐसा गैप है ये जो शादी या परिवार को तोड़ने के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसको संभालना जरूरी है और इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें आज का वर्तमान का जो भविष्य है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए किया जा सकता है, ताकि अगले 20 सालों में एक नया भविष्य देखने को मिले, ना कि रिपीटेशन। तो जनरेशन गैप, हमारा आज का जो भविष्य है, उन बच्चों को समझना, वो आपसे ज्यादा चीजों को समझते हैं क्योंकि उनके पास एक माध्यम है, उनकी जिज्ञासाएं पूरी हो रही हैं। 1975 के बाद के बच्चों की जिज्ञासाएं अंदर रही, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन उनके वो जवाब कहीं से नहीं मिला। काश उस समय गूगल होता तो वो वहां से कुछ सीखते या समझते। आज के बच्चों के पास गूगल है, वहां से सही इंफॉर्मेशन
जैसी भी है, लेकिन जानकारी है, ठीक है, वहां से उनकी जिज्ञासाएं पूरी हो रही हैं, तो वो उनका मानसिक जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से हो रहा है, उनकी मानसिक गति तेज है हमारे बुजुर्गों से। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो स्क्रीन दो तरीके से काम कर सकती है, जैसा पहले किया। आज स्क्रीन पॉजिटिव वे में भी काम कर सकती है। हमें स्वतंत्रता के अधिकार या इक्वलिटी का जो अधिकार है या अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, सबको फिर से एक बार जांचना पड़ेगा, क्योंकि ये मानवता की भलाई के लिए जरूरी है कि नकारात्मकता अगर प्रेजेंटेशन उसका सही नहीं है तो वो अपना असर दिखाएगी। हम नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक तरीके से दिखा सकते हैं। हम इंसान हैं, हमारी इंटेलिजेंसी है, हम ये कर सकते हैं। तो नकारात्मकता जो है, ऐसे विचार और पॉजिटिव विचार हमारी तीन संस्कृतियों, तीनों पीढ़ियों के अंदर देखने को मिलती है, जहां बिल्कुल भी तालमेल नहीं। तो जनरेशन गैप भी एक बहुत बड़ा शादी और परिवार को प्रभावित कर रहा है। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं एक बार फिर से जितने भी व्यूअर्स हैं इनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे पवन रावत सर से, जो कि एक एक्सपीरियंस लॉयर हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर हैं, और सर ने आज एक बहुत, मैं ये बोलूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक एंड आपको सोचने पे जो मजबूर करे, जिसके बारे में युवाओं को, हमारे जो बुजुर्ग हैं और जितने भी, मैं जब बोलूं इंडिया की जब बात करूं, भारत की बात करूं, इन सबको सोचने पे, शादी की जो बारे में एक विचारधारणा है, जो अभी विचारधारणा बन रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बहुत सारे रीजंस हैं, सोशल मीडिया हो गया या कुछ और भी है, स्क्रीन टाइम हो गया, और इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसका कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, बोथ, अगर मैं बात करूं मेल फीमेल और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली पे, सर ने इसके बारे में आपको बहुत सारे पॉइंटर्स आज शेयर करे और बहुत सारे ऐसी चीजें बताई जिनको हमें सोचना होगा, जिनको हमें एक बार फिर से डिस्कस करना होगा, इसके बारे में बात करनी होगी। हाँ, ये सेंसिटिव टॉपिक है, ये लेने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा सबको वक्त लगता है, बट हाँ, इन पे भी बात करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और इनको जैसा सर ने बताया, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली इन पे बात करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिवली बहुत आसानी से बताया जा सकता है, उस वे में बिना सोच विचार के कोई भी बोल सकता है, बट उसको कैसे पॉजिटिवली और साइकोलॉजिकली इसको अपन लोगों को बताया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। मैं जब ये बोलूं तो ये बहुत अच्छा, एक सिर्फ शब्द नहीं बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा, और इस पे आगे समस्या, सिर्फ समस्या आने पे उसके समाधान नहीं, समस्या कैसे आ सकती है आगे, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आजकल एक ट्रेंडिंग वर्ड है रूट कॉज एनालिसिस, तो वो रूट कॉज एनालिसिस अपने को करना चाहिए, और वो समस्या कैसे हल हो सके जिससे वो आगे वैसी या उससे रिलेटेड समस्याएं न आए, ना कि समस्या आने के बाद उसका समाधान ढूंढा जाए। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने जनरेशन गैप के बारे में बताया, सिर्फ ये नहीं कि क्या खामियां हैं या किसकी क्या गलतियां हैं, बट हाँ, जैसे आपने जोर भी दिया कि हमको दोनों पक्ष, दोनों पार्टी, दोनों एज के जो लोग हैं, उन दोनों की समस्या नहीं, उन दोनों के पहलू समझना जरूरी है, जिससे वो समस्याएं ऑटोमेटिकली समाधान की तरफ अपन जा पाएंगे। सो ये सर बहुत अच्छा लगा, आपने शादी, फैमिली और हाउ इट इज कनेक्टेड टू भारत, जब मैं बात करूं, इसके बारे में आपने लिंक बताया, आपने जोड़ने की कोशिश करी कि कैसे इफेक्ट होता है एक मेल फीमेल शादी, उनका परिवार, उनके एल्डरली और उनके बच्चे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर इसके बारे में बताया, और सर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम आगे भी साइकोलॉजिकल और मेंटल जो यूथ का है, जो यंगस्टर का है, इनके बारे में हम और डिटेल में बात करें, और ये कैसे अपने भारत को और अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, इंप्रूवमेंट के लिए नहीं और डेवलपमेंट के लिए। तो ये सर बहुत अच्छा लगा सर टॉपिक, हम लोग इसको आगे भी लेंगे, और जैसा मैंने कहा, जैसा सर ने भी कहा, इसमें किसी एक पक्ष को कम या ज्यादा दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। हमारा उद्देश्य जो था, सर का जो उद्देश्य आपने पॉडकास्ट में सुना, इट वॉज मोर ओवर अबाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ द पार्टी, क्योंकि जब हम समझेंगे चीजों को, जब हम उनका पक्ष जानेंगे, तभी हम उसके बारे में अच्छी राय और सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं। तो इसमें किसी का नीच दिखाना या किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये एक बार दर्शकों को चाहूंगा कि आप इसके कंटेक्स्ट को समझे, ना कि लिटरल वर्ड या मीनिंग की तरफ जाए, और
यस, जैसा सर ने आग्रह किया कि इसके बारे में भी सोचना, विचारना, सुनना और बोलना, डिस्कस करना, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक ये चीजें इफेक्ट करती हैं। छोटे छोटे अपने को लगता है ये विषय है, बट ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने विषय को समझाया, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए साइकोलॉजिकल काउंसलर की मैं जब बात करूं, सर बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक है वो भी इस पे गहन विचार करेंगे और इसमें कैसे इंप्रूवमेंट इन द पॉजिटिव वे किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर प्रयत्न करेंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।